15 सितंबर सुबह 4:10 के आसपास मुझे कॉल आया। एकदम जो वर्कर था वो थोड़ा हाँफ रहा था, मैं आवाज से ही पता लग गया कि कुछ गड़बड़ है। हाँ जी सर, फैक्ट्री में ना आग लग गई है, तो आप जल्दी आओ। फायर ब्रिगेड का उस टाइम पे क्या मेजर रोल रहा? लगभग उन्हें 30 मिनट्स लग गए पहुंचने में। तो सबसे मेन चैलेंज जो हमारा था, जो हमें दिख रहा था कि आग बढ़ रही थी, फैल रही थी। तो अभिषेक सर, जब आपको पहले बार पता लगा इसकी इंसिडेंस के बारे में? सिचुएशन उस टाइम बहुत दिक्कत में थी एक्चुअली। मैं सो रहा था उस टाइम। फिर मैंने आदित्य को कॉल करी। आदित्य का कहना था 80% के आसपास नुकसान, ऑलमोस्ट सारा कुछ ही चला गया, ये कह लो। मतलब 80% तो बहुत ज्यादा। बैंक की तरफ से आपको क्या सपोर्ट थी उस टाइम? बैंक ने हमारे अकाउंट पे डेबिट फ्रीज लगा दिया। रियलिटी बता रहा हूँ, चढ़ते सूरज को पूरी दुनिया सलाम करेगी। जब आप तक शाइन कर रहे हो ना, हर बंदा आपके साथ होगा, हर बंदा आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी होगा। कई क्लाइंट ने तो हमें ये बोला, भाई मुझे क्या मतलब है, तुम्हारे यहाँ आग लगी, मेरे यहाँ थोड़ी लगी है। ऐसे भी क्लाइंट्स के वर्ड्स थे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस और मैं हूं डैनियल। आज मैं आया हूं अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस की फैक्ट्री में। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा और सुना होगा कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंस यहाँ पे हुआ था, जिसके बारे में आज यहाँ पे मैं आपको बताने आया हूँ। अभिषेक सर ऑलरेडी यहाँ पे आए हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भी आज उनके साथ मिलाता हूँ यहाँ पे। तो उस फैक्ट्री में जानते हैं कि एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या था और अभी की सिचुएशन क्या है। तो आइए। चल, प्रोसेस तो सारा ठीक हो ही गया अब, है ना? हेलो अभिषेक सर, हाउ आर यू? अरे क्या हाल है? ठीक हो? हाँ जी, मैंने कहा चलो आपको फैक्ट्री में जाके मिलते हैं। आप आपने पिछली बारी वीडियो में बोला था कि फैक्ट्री में ऐसा कुछ बड़ा हादसा हो गया था, तो कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज दिखाई देते हैं, एक्चुअली बता दें कि हुआ क्या है। तो फिलहाल क्या चल रहा है इधर? अमिश भाई भी है ना, वो कुछ बिजी है अभी? खैर, अमिश हमेशा बिजी रहता है, बहुत डेडिकेटेड भाई है और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें डेवलप कर रहा है। बाकी बात रही प्रोसेस, सारा स्ट्रीमलाइंड है, एवरीथिंग इज गोइंग रियली गुड। नए नए मॉडल्स डेवलप हो रहे हैं। बाकी आज हमारा पर्पस है कि हम वो स्टोरी कवर करें, है ना, जो हादसा हुआ तो था। फिर बैठ के बात करते हैं। आओ बिल्कुल, ऑफिस में चलते हैं। भाई ये हमारे अमिश भाई, इनसे तो आप कई बार मिल चुके हो। और अमिश भाई आप लोगों के लिए एक नया फेसलिफ्ट डेवलप कर रहे हैं। जो हमारी रॉयल सीरीज है ना, अब वो रॉयल गोल्ड हो जाएगी या रॉयल प्रीमियम हो जाएगी, मुझे पता नहीं, डैनियल भाई बताएंगे क्या नाम रखना है। बट बहुत जल्दी फेसलिफ्ट आने वाला है, रिवील होगा, जैसे गाड़ियों का आता है ना फेसलिफ्ट। वो किसी और वीडियो में रिवील करेंगे। सितंबर 15, 2023 जिस दिन पे यहाँ पे आग लगी थी फैक्ट्री में, और जिसके बारे में अभिषेक सर ने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया था, और काफ़ी सारी मुश्किलें आई उस टाइम पे और काफ़ी सारी चीज़ों से हम होके निकले। आज उसके बारे में जानते हैं एक्चुअल में उस टाइम पे हुआ क्या था, कैसे उस चीज़ से बाहर निकले और उस इंसिडेंट से भी हम क्या सीख सकते हैं। तो बात करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं अभिषेक सर, आदित्य भाई और अमिश। सारे आज हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं और इनसे पूछते हैं आज इन्हीं की जुबानी कि एक्चुअल में वो सीन था क्या। तो आदित्य भाई, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जब ये जिस दिन ये वाकया हुआ, आप कहाँ पे थे और सबसे पहले किसने आपको कॉल करा? आपका क्या रिएक्शन था बस उस बारे में? तो 15 सितंबर सुबह मुझे 4 बजे के आसपास, टेंटेटिव 4:10 के आसपास मुझे कॉल आया। फैक्ट्री में वर्कर है, एज अ केयर टेकर भी है और भी काम देखता है। तो मेरे को 4:10 पे कॉल आया। एकदम जो वर्कर था वो थोड़ा हाँफ रहा था, थोड़ा नर्वस था, मैं आवाज़ से ही पता लग गया कि कुछ गड़बड़ है। हाँ जी सर, फैक्ट्री में ना आग लग गई है, तो आप जल्दी आओ। तो अब वो मौका ऐसा था कि मैंने कुछ उससे फालतू पूछना ठीक नहीं समझा कि रादर दैन वेस्टिंग टाइम, तो मैंने फटाफट उठा मैं अमिश भाई के रूम में गया, इन्हें उठाया कि फटाफट फैक्ट्री पहुंचो। और मैंने इनके उठने का वेट नहीं किया, मैंने कीज़ उठाई, मैं एकदम कार में बैठ के निकला फटाफट। और इन द मीन टाइम जब रास्ते में था मेरे को उसका दोबारा कॉल आया कि सर आग ज़्यादा है, तो मैं फैक्ट्री के अंदर चला जाऊं क्या? मैंने कहा कैसे जाएगा? कह रहा सर दरवाजा जो गेट है हमारा वो टाप के जाऊंगा। मैंने कहा चले जा फटाफट। और इन द मीन टाइम मैंने 1-2 और अपने जो भी नोन थे उनको कॉल किया। जल्दी मैं पहुंचा कि सिचुएशन असेस करने के लिए कि क्या सिचुएशन है या क्या लेवल है फायर का। जब मैंने चाबी दी उसको, तो वर्कर उसके हाथ कांप रहे थे वो, क्योंकि बंदा नर्वस हो जाता है आग देख के। और जब मैं फैक्ट्री पहुंचने से पहले बहुत दूर से ना मुझे धुआं दिखाई दे रहा था, तो मुझे वहीं एक आइडिया हो गया कि हाँ आग ज़्यादा है। तो मैंने अंदर सोचा कि पहले तो काम रहना है सिचुएशन में, क्योंकि जितना मैं फालतू सोचूंगा उतना जो एक्चुअल करने वाला काम होगा वो नहीं हो पाएगा। तो मैंने रास्ते में ही सोचा कि सबसे पहला काम पहुंच के फैक्ट्री खुलवाने के बाद फायर ब्रिगेड को कॉल करना है। तो मतलब आपने रास्ते में से पहले फायर ब्रिगेड को कॉल नहीं करा ड्राइव करते हुए? आपको ये था भी पहुंचने के बाद मैं कॉल करूं? अच्छा, ओके। क्योंकि मुझे रास्ते में तो नहीं पता था ना कि कितनी ज्यादा आग है। जब मैं फैक्ट्री के थोड़ा आइडिया ही नहीं होगा कि किस लेवल की है आग, कितनी लगी है, क्या लगी है, छोटी सी है। मैं फैक्ट्री पहुंचा फटाफट। तो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। अच्छा।
तो वो अमीश भाई पहुंच गए थे तब तक? नहीं, तब तक अमीश भाई नहीं पहुंचे थे। अच्छा, पहले पहुंच गए थे। मैं पहले पहुंच गया था। उसके बाद हमने दरवाजा खोला, पता लगा ये आग तो बहुत ही ज्यादा है, हमारे कंट्रोल से बाहर है। अब आग बुझाने के लिए हमारे पास जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट था वो ओनली वी हैड फायर एक्सटिंग्विशर्स एट दैट टाइम। तो अब वो फायर एक्सटिंग्विशर बाहर भी थे और अंदर भी थे। ठीक है। जो बाहर थे दैट वर इन आवर रीच, बट वो 2-3 थे, तो वो हमने चला के उससे कोई फर्क नहीं हुआ। तो हमने सोचा और अंदर है, तो वो एकदम अंदर भागा। अमीश भाई भी वैसे उसके साथ गए थे। वो अंदर भागा कि और फायर एक्सटिंग्विशर्स मैं उठा के लाऊं और वो भी यूज करूं। तो वो ये सीन हुआ था। वो गया था आग के पास, तो बट आग थी इतनी ज्यादा कि वो केपेबल नहीं था। शायद घबरा गया होगा इस मौके पे इतनी आग को देख के। वो बट ऑब्वियस चीज था, क्योंकि जो भी अगर पहले कोई सुनता ही है ना कि आग लग गई, तो पहली चीज घबराहट होती है। चाहे उसने आग देखी ना हो या लेवल उसे ना पता हो, चाहे वो छोटी सी भी हो, अगर सुन ले कोई कि आग लगी है तो सारे घबरा जाते हैं। राइट। तो फायर ब्रिगेड का उस टाइम पे क्या मेजर रोल रहा आपको लगता है? जैसे मतलब क्या उनकी उस टाइम पे मूवमेंट रही और कैसे कैसे उन्होंने इस चीज को हैंडल किया, थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। तो जैसे ही मैं पहुंचा फैक्ट्री, फायर ब्रिगेड को कॉल किया, वो हमारा मेरे को मैसेज आ गया कि और कंप्लेंट या हैज बीन रजिस्टर्ड। तकरीबन कितना टाइम उनको लगा कि वो यहाँ तक पहुंचने में, और आपकी कॉल के बाद? लगभग उन्हें 30 मिनट्स लग गए पहुंचने में। तो उतने में काफी मतलब आग तो फैल गई होगी, क्योंकि आग बड़ी जगह का ऑब्वियसली फैल रही थी। तो सबसे मेन चैलेंज जो हमारा था, जो हमें दिख रहा था कि आग बढ़ रही थी, फैल रही थी, और वो धीरे धीरे जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स पड़े होते हैं फैक्ट्री में, उसके पास पहुंच रही थी। और वो बहुत डेंजरस हो जाता है, जैसा आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर हाईली इन्फ्लेमेबल। राइट। और वो तकरीबन कितने होंगे नंबर में, कितने सिलेंडर्स होंगे? वो एक पैलेट होता है, और वो पैलेट दैट कंटेन्स 16 ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ओह माय गॉड। तो अब हमारा मेन कंसर्न ये था कि अगर गलती से भी एक स्पार्क भी ऑक्सीजन सिलेंडर को लग गई या वो आग कैच कर लिया, तो ऑक्सीजन सिलेंडर वो रॉकेट बन जाते हैं, रॉकेट की तरह भागते हैं और ब्लास्ट होते हैं। वो बहुत ज्यादा डबल नुकसान होता है आग से, तो हो ही रहा था उससे भी। हमारा मेन काम अंदर क्या जल रहा है कुछ नहीं, मतलब मशीन का नुकसान हो रहा है, रॉ मटेरियल का नुकसान हो रहा है, वो हमने नहीं देखा। हमारा मेन टारगेट था कि जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आती, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स को बचा के रखना है। तो और जब जैसे जैसे लोग इकट्ठे हुए, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या 2-3 वर्कर, 5-6 वर्कर और आ गए एक दूसरे को फोन कर करके, तो एक बाल्टी पानी मिल रहा है, आधी बाल्टी पानी मिल रहा है, तो हमारा मेन काम यही था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स के आसपास आग ना पहुंचे। तो आपने इस दौरान जब ये सारा इंसिडेंस हो रहा था, आपने उस टाइम पे अभिषेक सर को कॉल किया था? क्योंकि आई डोंट नो आपने उस टाइम पे क्या, एक तो टाइमिंग बहुत ऑड थी, सुबह 4 बजे, यूजुअली कोई वैसे फोन करता नहीं है, एंड ऑन द अदर हैंड ही वाज ट्रैवलिंग अब्रॉड। तो मैंने फोन करना, डिस्टर्ब करना मैंने ठीक नहीं समझा कि बाद में देखेंगे, अभी सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, बाद में पता तो लग ही जाना है, कोई ऐसे कोई छुपाने वाली चीज नहीं है, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। तो मैंने कहा फोन क्यों ही करना है कि बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैंने आसपास जो भी थे उनको भी बोला, मैंने कहा फोन नहीं करना। अच्छा, तो एक चीज़ और बताओ, जैसे कि फायर ब्रिगेड आती है, जब ये सारा इंसिडेंस ये लोग करते हैं, हैंडल इसको करते हैं, तो उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह भी जनरेट होती है? क्या होता है, आपको सारा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं भी, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी क्या होती है इसकी, इसके साथ साथ? देखो, सबसे पहले तो कंप्लेंट रजिस्टर करना है। और वो जरूरी क्यों होती है, सबसे बड़ी बात ये भी? सबसे पहले तो आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी है कि आपको फायर ब्रिगेड की असिस्टेंस चाहिए। ठीक है। तो कॉल किया, फायर ब्रिगेड आई, उस टाइम उन लोगों ने अपना पूरा काम किया, आग बुझाई। जब बुझ जाती है तो एक मैंडेटरी चीज होती है कि फायर रिपोर्ट। उसमें क्या होता है, जो फायर का डिपार्टमेंट होता है, दे इशू अ प्रॉपर इंसिडेंट रिपोर्ट इसी में कि ये फैक्ट्री यहाँ पे सिचुएटेड थी, इस नंबर से इतने बजे कॉल आया और कॉल पे बताया, फिर फायर ब्रिगेड जो नंबर था वो ये नंबर गई, वहाँ पर इतने वर्कर गए या ये नाम था वर्कर का। तो दैट इज इंसिडेंट रिपोर्ट जो एक जनरेट करी जाती है, विच टेक्स अराउंड 1 वीक to 7 days, हफ्ता 10 दिन लग जाता है उसमें रिपोर्ट जनरेट होने में। तो वो जरूरी होती है। जब बाद में आपको पुलिस रिपोर्ट भी चाहिए होती है इंश्योरेंस वगैरह क्लेम करने के लिए, तो दिस इज डॉक्यूमेंटेशन। तो मतलब ये जो रिपोर्ट है ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, मतलब जिसके बगैर आपको शायद आगे प्रॉब्लम आए, तो आपको ये भी चाहिए होगी। मैं इसलिए ये सब डिस्कस कर रहा हूँ, खुदा ना करे कभी ऐसे कोई इंसिडेंट्स में आप फंस जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या उस टाइम पे क्या करना है। बिकॉज शायद वो टाइम ऐसा होता है कि शायद दिमाग ही नहीं आता काम करता कि क्या करें क्या ना करें, सिचुएशन बड़ी अजीब सी होती है वो। तो इसलिए मैं आपसे ये सब चीज़ें जानना चाह रहा था। तो मैंने तो आप लोगों को बताया कि कैसे मैं पहुंचा और फैक्ट्री में फिर क्या हुआ। तो पीछे अमिश जी से पूछते हैं कि
क्या कैसे पहुंचे और इन्होंने क्या क्या किया। तो मेरे को 10 मिनट तो लगे ही थे फैक्ट्री तक आते आते। मैंने हमारे जनरल मैनेजर है उनको फ़ोन करा था कि आप आओ। तो मैं आया, बाहर से देखा तो फैक्ट्री के बहुत धुएं निकल रहे थे कि मैं एकदम से पहुंचा फैक्ट्री के गेट के पास। तो मैं अंदर गया, मैंने एकदम से देखा कि लाइट्स ऑन थी। तो मैंने एकदम से बोला कि मेन फ्यूज निकाल दो। तो भैया ने मेन फ्यूज निकाला। ये तो तभी बहुत दिमाग वाला काम करा है ना इसने। तो भैया ने एकदम से मेन फ्यूज निकाल दिया। फिर क्या हुआ कि हम देख रहे थे कि पानी का वेट कर रहे थे या फायर एक्सटिंग्विशर दो तीन बाहर थे बंदे, वो ही कर रहे थे, उसको यूज कर रहे थे। फिर जो हमारा केयर टेकर है फैक्ट्री में, उसको मैंने पकड़ा, मैंने बोला पीछे फायर एक्सटिंग्विशर पड़े हैं। तो आग तो पूरी लगी हुई थी फैक्ट्री में। तो फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था फैक्ट्री के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ तो स्टोर की पार्टीशन में ना रैक्स बने हुए लोहे के, मोटी पाइप है काफ़ी, वो अंदर टेम्परेचर अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, क्योंकि वो भी बेंड हो गई थी। बहुत गर्मी हो बहुत गई। गर्मी हो मैं गई। को याद है, मैं को यहाँ पे सुबह तो इतना ज्यादा हीट था और तब आग बुझी हुई थी। 3 दिन तक हीट हाँ, नहीं गई थी, मतलब अंदर खड़े नहीं हो रहा था। खड़े होते तो उस आप टाइम पसीना शुरू हो आई कैन जाता। अंडरस्टैंड उस टाइम क्या सिचुएशन होगी। तो बाद में बहुत ज्यादा हीट थी उस टाइम पे। तो अगर आपको पता हो, ओलंपिक रॉड्स जो होती है, जो जिम में होती है, वो भी बेंड हो गई थी, इतनी हीट थी। मतलब वो हमारी 20 किलो वाली जो हैवी रॉड होती है, 7 फीट वाली डेड लिफ्ट वाली रॉड, वो भी बेंड हो गई। वो भी बेंड हो गई थी। इसी तरह बेंड है सारी, आज भी बड़ी। धनुष बन गया उनका। उसकी फुटेज दिखा दूंगा, तो देख लेना कि क्या हाल हुआ था। तो आपको रूट कॉज पता लग गया था इसका, ये आग लगी कैसे, एक्चुअली पता कैसे लगा इसके बारे में, कहाँ से आग लगी, क्या कैसे मालूम चला आपको उसके बारे में? एक्चुअली ना शॉर्ट सर्किट हुआ था। तो हमारा स्टोर सेक्शन है, उसके पास शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसके जस्ट ऑपोजिट बबल रोल पड़े हुए थे। तो प्लास्टिक में एक बार ये आग लग गई तो फैलती चली जाएगी, वो रोक ही नहीं सकते फिर आप उसे। और स्टोर रूम भी साथ और में स्टोर रूम जो हमारा था वो वुड पार्टीशन से बना हुआ था। अच्छा। तो जब वुड पार्टीशन में आग लगी फिर तो आग फैलती चलेगी, क्योंकि बीच में रबड़ पार्ट्स वगैरह काफी पड़े होते हैं, तो आग रुक ही नहीं पाई। और मैंने गौतम को बोला था पीछे फायर एक्सटिंग्विशर है। तो जब हम जा रहे थे, क्या हुआ, जो लेंटर की पपड़ियाँ होती है ना, वो ब्लास्ट करके नीचे गिर रही थी। वो भी रिस्की हो रही थी। वो भी रिस्की हो रही थी। तो एक तरह से जो मिट्टी थी वो भी मुंह पे आ रही थी एकदम से। भाई पूरा फिल्मी सीन हो गया। ऐसे हम हीरो को देखते हैं ना कि ऐसे ऐसे जा रहा है और आग के ऊपर से गिर रहा है सामान और फिर भी भाग के जा रहा है। वही मेरे को बताया ना, मैं किसी ने बताया था उस टाइम वो फंस गया था अंदर, और इतने भाई ने मौके पे आके वो दूसरा डोर खोल के उसको निकाला, इनकी चाबी। वो केयर टेकर फंस गया था। केयर टेकर वही अंदर फंस फंस गया गया था। था। कैसे निकाला उसको फिर बाहर? बस उसका बीच में वो पाउडर कोटिंग प्लांट के पास था, उसे गर्मी बहुत लग रही थी तो वो वही स्टक रह गया था। तो उसका हाथ पकड़ के एकदम से बाहर खींच लिया था। मतलब वो नर्वस हो गया था, बहुत नर्वस हो ज्यादा। गया था बहुत ज्यादा। हौसला खो बैठते हैं सिचुएशन देख के ना, और एड्रेनलिन रश हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो बंदा बिना सोचे एक्ट कर देता है, जैसे भाग गया, अब वापस आने के लिए भी वैसे ही भागना है, लेकिन हिम्मत हो नहीं रही है, पहले तो चीज स्टेप कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन में ना पैनिक नहीं हो ना। अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड खो गए ना, फिर नहीं कर पाओगे कुछ भी एफर्ट, है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी एक्यूरेट रहे टफ से टफ सिचुएशन में। घबराओ मत, क्योंकि घबरा गए ना फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। मैं एक चीज और बताता हूँ कि जब आग बुझ गई सुबह 6 बजे के आसपास या 6:30 बजे के आसपास, अब मैंने तो स्लीपर्स मैंने डाले हुए थे, क्योंकि मैं मतलब घर पे था, शॉर्ट्स में और स्लीपर्स में था। तो मैं वैसी जैसी सिचुएशन में था वैसे मैं पहुंचा, खाली फ़ोन उठाया था और कुछ भी नहीं था, ना कैश उठाया, कुछ भी नहीं। तो जब आग बुझी और जो बेसिकली फोकल पॉइंट था जहाँ से आग शुरू हुई थी, क्योंकि वहाँ पानी भर गया था 2-2, 3-3 इंच। फायर ब्रिगेड ने सारा पानी से 2 ट्रक फायर ब्रिगेड के आए थे, 2 टैंकर पानी के, तो थोड़ा थोड़ा पानी भर गया था। तो जब मैं जैसे जैसे पास जाता जा रहा था तो मेरे पैरों में जो पानी लग रहा था वो इतना गर्म होता गया कि मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। पानी इतना उबलता हुआ हो गया था वहाँ पर। तो अभिषेक सर, अब मैं आपसे सेम क्वेश्चन वैसे तो पूछूंगा जैसे मैंने आदित्य भाई से पूछा था कि जब आपको पहले बार पता लगा इस इंसिडेंस के बारे में, तो आपका पहले तो रिएक्शन क्या था? सबसे बड़ी बात, आपको बताया किसने? हम में से तो किसी ने आपको इसके बारे में बताया नहीं था उस टाइम पे। आज तो हमारे फेस पे स्माइल है बट हाँ एक्चुअली उस टाइम तो सारे घबराए हुए थे। मैं थोड़ा सा माहौल टेंस हो रहा था। आदित्य के भी इमोशंस बाहर आ रहे थे और डैनियल भी जब सवाल कर रहा था ना, तो सिचुएशन बहुत टेंस थी। मैं थोड़ा ना लाइट कर दूं क्योंकि अब सब ठीक है ना, अब क्यों इतना सीरियस होके। बट सिचुएशन उस टाइम बहुत दिक्कत में थी। एक्चुअली मैं सो रहा था उस टाइम और मुझे फोन आया बराबर वाली फैक्ट्री वाले का। उसको लगा कि मुझे तो पता होगा, उसको नहीं पता था मैं इंडिया में नहीं हूँ। और उसका मुझे फोन आया कि अभिषेक भाई मैंने सुना बहुत नुकसान हो गया। और मैं नींद में था बिल्कुल। मैं कहा क्या हुआ? कहता ओ हो सॉरी आपको पता नहीं? मैं कहा नहीं। कहता चलो कोई नहीं, आप मैं बाद में करूंगा। आप कहता आप कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं इंडिया में नहीं हूँ। कहता मैं आपको बाद में नहीं। मैंने कहा नहीं बता आप क्या है। मैं कहा बता। जब छेड़ी थी बात तो भाई बता। तो उसने मुझे बताया कि फैक्ट्री में आग लग गई है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने फोन काट दिया और मेरी ना 10 सेकंड फिर आग लग गई और मैं ना 10 सेकंड बाद फिर उठा। मुझे लगा शायद मैंने ना सपना देखा है, क्योंकि ना जब आप बहुत गहरी नींद में होते हो, कॉल बजती है, आप उठा भी लेते हो, बट फिर लगता है कि शायद
सपना होगा। बट मैंने 10 सेकंड बाद उठ के ना मोबाइल देखा, मैं कह नहीं फोन तो आया, मैं कहा ये सपना नहीं है। फिर मैंने आदित्य को कॉल करी और सबसे पहली चीज मैंने जो जज करनी थी इस आदित्य का कॉन्फिडेंस, मैंने आदित्य को कॉल करी ना तो कहता हाँ भैया आग तो लगी है। तो मैंने आदित्य को पूछा कि बंदे ठीक हैं, कोई कहता वैसे तो ठीक है, किसी को जान का तो कोई खतरा नहीं है किसी का, बट आदित्य का कहना था 80% के आसपास नुकसान, मतलब बहुत ज्यादा होता है 80% उस टाइम बहुत पे ज्यादा बोलना, होता तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट सारा कुछ ही चला गया ये कह लो, मतलब 80% तो बहुत ज्यादा रेशो। और मैंने कहा तू ठीक है, कहता हाँ मैं ठीक हूँ। बट इसका कॉन्फिडेंस देख के मेरी जान में जान है। इसने मुझे बोला कोई बात नहीं भैया, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, फायर ब्रिगेड ने आग बुझा ली है और अब हम दिमाग लगा रहे हैं आगे का प्रोसेस कैसे करना है, क्या करना है। मैंने कहा मैं अगली फ्लाइट लेके वापस आ रहा हूँ। कहते नहीं, कहते आपके आने से क्या होगा, कहते फायर ब्रिगेड ने काम करना था, फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी, अब जो पेपर वर्क करना है वो मैं संभाल लूंगा, तो आप जो काम करने हो करके आओ और यहाँ हम बैठे हैं और हम सब कवर अप कर देंगे। तो ये इसका कॉन्फिडेंस था और इसके कॉन्फिडेंस से मेरे को थोड़ी वहां पे, तो यहाँ पे जैसे हम लोग का यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन था, जैसे उन्होंने बताया कि हमने फायर ब्रिगेड से ऐसे हैंडल किया, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिन में थी, आपका क्या वहाँ से पहले आपने वहाँ से क्या एफर्ट डाला कि मैं क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि आप ऑफकोर्स दूर बैठे थे, कुछ फिजिकली आप कर नहीं सकते थे, और मतलब आपने वहाँ से क्या स्टेप्स, इनिशियल स्टेप्स आपने क्या सोचे या क्या प्लानिंग की वहाँ से? देखो सबसे पहले तो जैसे ही मुझे आइडिया बना तो मैंने सबसे पहले वर्स्ट सिनारियो एसेस करा अपने दिमाग में कि अब सबसे ज्यादा हमें दिक्कत क्या आने वाली है। सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली फाइनेंसिस की, दूसरी दिक्कत आने वाली है जिन क्लाइंट का हमने एडवांस पकड़ा हुआ है और जिन क्लाइंट का माल जल गया, इक्विपमेंट जो रेडी थे उनकी ओपनिंग वो कैसे सेटल करनी है। तो मैंने उसी टाइम ये सब चीजें प्रिपेयर करनी शुरू कर दी कि मैं किस चीज को कैसे सेटल करूंगा, क्लाइंट्स को क्या सोल्यूशन दूंगा, ताकि हम तो डिस्टर्ब हो ही गए बट आगे मैं सिचुएशन कैसे मैं जल्दी से जल्दी ऑन ट्रैक करूंगा। उसी टाइम मैंने वर्किंग स्टार्ट कर दी थी अपने माइंड में। आदित्य ने फैक्ट्री की कर दी थी, मैंने क्लाइंट्स को लेके करनी शुरू कर दी थी कि क्लाइंट्स के लिए कैसे मैनेज करना है सब कुछ। तो जो जैसे अपनी फैक्ट्री इंश्योर्ड थी राइट, पर उसके लिए आपने वहां से आपने भी कुछ एफर्ट स्टार्ट किए थे इंश्योरेंस के रिलेटेड, या इट वाज ऑल ऑन आदित्य दैट टाइम? इंश्योरेंस का सारा एफर्ट आदित्य भाई का, आदित्य भाई सारा इसने खुद मैनेज करा है, पेपर वर्क वगैरह। और मैं एक बात बताऊं, मतलब बुरा ना मानना बट ये सच्चाई है, आप जितना मर्जी इंश्योरेंस करा लो, इंश्योरेंस करवाना जरूरी है ना, इंश्योरेंस तो करवाना पड़ता है। कार का क्लेम लेना ही सबसे आसान है इस दुनिया में, बाकी भाई आपके हाथ खड़े हो जाएंगे जब आप इंश्योरेंस का प्रोसेस करोगे ना। और मतलब कि मैं क्या जाके बताऊं, हमें 3 महीने बाद क्लेम मिला और 3 महीने बाद भी क्लेम क्या मिला कि हमारा जितना नुकसान हुआ ना 30% उसका मिला क्लेम, 30%। जैसे मुझे पता है कि जैसे हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंश्योर्ड होती है, हमारा कहीं पे भी पूरे इंडिया में जहाँ पे भी सामान जाता है वो इंश्योर्ड होता है राइट, और हमारे ऑफिस की इंश्योरेंस वगैरह कुछ मेरे को नॉलेज है। ये फैक्ट्री का आपके कैसे दिमाग में आया था और आपने कब सोचा था कि इसको भी इंश्योरेंस हमें करानी चाहिए, और मतलब अच्छे टाइम पे शायद हमने करा ली तो कुछ तो चलो मिला, जो भी मिला, मेरी तो पूरा ही नुकसान तो हो ही गया था। ये तो यार डे 1 से हम इंश्योरेंस करा के चले थे, क्योंकि अच्छा। हाँ क्योंकि ना अब क्या है, जैसे जैसे बिजनेस में मैच्योर होते जा रहे हैं तो हमें एक्चुअल में पता है कि यार क्या चीज जरूरी है क्या नहीं है। अब मैंने जैसे शोरूम इतना बड़ा बनाया तो वो भी डे 1 इंश्योर्ड करा के चले हैं। जैसे कार लेते हैं तो ऑफ कोर्स ये बात है, इंश्योरेंस करा के ही चलाते हैं। एक स्टेज आती है लाइफ में ना, बिजनेस में बहुत मैच्योर हो जाते हो तो आपको पता होता है कि यार क्या जरूरी है क्या नहीं है। तो इंश्योरेंस तो डे 1 से था और हर चीज का था। और इनफैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मतलब आप ये मैं आपको एक्चुअल फिगर्स नहीं बताऊंगा, फॉर एग्जांपल मान के चलो फैक्ट्री की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 3 करोड़ है, ठीक है, तो इंश्योरेंस हमने कराया हुआ था 2.5 करोड़। मान लो बाद में अपने 4 मशीनरी और ऐड कर ली तो एक्चुअल वैल्यू फैक्ट्री की कैपिटल होगी 3 करोड़ और आपने इंश्योरेंस कराया हुआ 2.5 करोड़ का। ये मैं एक रफ फिगर बता रहा हूं। तो हमें इस चीज की भी पेनल्टी बनी कि आपने अंडर इंश्योरेंस कराया हुआ, इसके भी उन्होंने हमारे क्लेम में पैसे काटे। अच्छा, कि फैक्ट्री की वैल्यू 3 करोड़ की थी तो आपने 2.5 करोड़ का क्यों कराया हुआ, ये एक रफ फिगर बता रहा हूं। तो ये मैंने कहा कि यार 3 करोड़ की वैल्यू का 5 करोड़ कराया हो, 5 करोड़ कराया हो कि हमने ओवर वैल्यू करके इंश्योरेंस कराया हो, फिर तो चलो समझ में आती है कि आप पैसे काट लो। मतलब आप सोचो कि एक तो नुकसान हो गया और ऊपर के उसके बाद हरासमेंट। भाई अगर आप मेंटली मैच्योर नहीं हो ना जिंदगी में, अगर ये टफ सिचुएशन का अगर आप सामना नहीं करोगे ना तो भाई आप डिप्रेशन में चले जाओगे। ऐसी सिचुएशन आती है, मतलब एक आग लगी टफ सिचुएशन है ना, असली टफ सिचुएशन तो उसके बाद और आएंगी 10 गुना। तो इसके प्रोसेस को ओवरऑल कितना टाइम लगा इसको क्लेम करने से लेके और मिलने तक, जो आपने जैसे 3 मंथ्स आपने बताया? 3 महीने। तो एक चीज मेरे को और जाननी है, मेरे को जो मतलब जब मैंने भी यहाँ पे आके चक्कर मारा था फैक्ट्री में, मैंने देखा
तो कुछ दिन ये सारा ठंडा होने के बाद भी फैक्ट्री बंद रही कुछ दिन, उसका क्या रीजन रहा? मतलब जैसे अब आग लगी, चलो सारा खत्म हो गया, सेटल डाउन हो गया, उसके बाद भी कुछ दिन हम काम नहीं कर पा रहे थे। यार ये बड़ा ना अजीब सा प्रोसेस है। उसके बाद पता है उनकी कोई लीगल टीम आती है, उनके बाद उनकी फिर कोई सीनियर टीम आती है, वो ना हर नुकसान को एक एक चीज को असेस करते हैं, कौन सा बेरिंग जल गया, कौन सा प्लास्टिक का पार्ट जल गया, और 15-20 दिन ना आप उस माल को हाथ ही नहीं लगा सकते। जला हुआ माल आप सोचो आपकी आंखों के सामने पड़ा है, और आपके दिल में क्या होता है, नुकसान हो गया ना यार, इसको सफाई करके मैं काम शुरू करूं, कर नहीं पाओगे। वो जब तक 15-20 दिन ना क्लियरेंस में लगा देंगे। क्योंकि मुझे पता है उस टाइम पे हमारे सेम मॉर्निंग में, जैसे हमारे मोस्टली जो भी हमारे साथ यहाँ पे विजिट करके उनको पता होगा कि हमारे 1-2 कई बार 3-3 डिस्पैच भी हमारे कमर्शियल के डेली के होते हैं। तो उस मॉर्निंग भी आई थिंक सो 2 डिस्पैच पेंडिंग थे, 2 सुबह जाने थे। तो वो जब खराब हुए, उसका मतलब कैसे मैनेज करा गया सुबह सुबह? चलो इंपोर्टेड का तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने गोडाउन से अरेंज कर दिया होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग वाले थे या जो यहाँ पैक पड़े थे उसको कैसे हैंडल किया? और पब्लिक का क्या मतलब, जो उस टाइम कस्टमर जो आए हुए थे कैसे हैंडल हुआ, क्या सिचुएशन थी, वो थोड़ा उसके बारे में बताएं। सिचुएशन बहुत टफ थी। इसमें मैं अपने क्लाइंट्स का बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा कि हमारे क्लाइंट्स ने बहुत सपोर्ट करा। मतलब जब हमने क्लाइंट्स को बताया तो 80% क्लाइंट तो साथ खड़े थे, कोई बात नहीं सर, हमारी आपके साथ इतनी बड़ी इमरजेंसी होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप जल्द से जल्द आप खड़ा करो अपना सिस्टम और हमें 15 दिन 20 दिन में जैसे होता है आप माल दे देना। कई क्लाइंट ने तो हमें ये बोला, भाई मुझे क्या मतलब है, तुम्हारे यहाँ आग लगी, मेरे यहाँ थोड़ी लगी है। ऐसे भी क्लाइंट्स के वर्ड्स थे कि जब मुझे तो माल चाहिए भाई, जैसे मर्जी दो, तुम्हारा नुकसान है मेरा नुकसान नहीं है। तो हर तरह के लोग मिलते हैं, और तभी आपको असली पहचान होती है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। तो जिन्होंने जो वेट करने के लिए रेडी थे तो उनके लिए तो हमने सोल्यूशन कोई ना कोई कर ही देना था। जो वेट करने के लिए रेडी नहीं थे उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम आपको इसके बदले सारा इंपोर्टेड दे देते हैं, और जो उसकी कॉस्ट आ रही है, मार्जिन आ रहा है, कई उनमें से कई क्लाइंट्स ने कहा ठीक है हम एक्स्ट्रा कॉस्ट जो इंपोर्टेड की आएगी वो आपको दे देंगे। तो बड़ी जेन्युइन सी सिचुएशन है, उन्होंने मान लिया। कई ने कहा हमें कोई मतलब नहीं भाई, माल चाहिए। तो कई का नुकसान हमने खुद भुगता है, कई क्लाइंट्स ने हमें कंपनी पे बेयर किया वो। हाँ देखो, नुकसान के ऊपर डिले के ऊपर और नुकसान। तो कुछ ऐसा भी हुआ, मतलब किसी का कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ हो या किसी की ओपनिंग डिले हुई हो उसकी वजह से? देखो तकरीबन 50 के आसपास एडवांस, 50 से 60 ऑर्डर हमारे पास हमेशा एडवांस होते हैं, और उसमें से हमने एक ऑर्डर कैंसिल हुआ बस। अच्छा। और कोई ऑर्डर नहीं कैंसिल हुआ। इतनी ऊपर वाले की कृपा रही, क्लाइंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। अच्छा, क्लाइंट्स को ना हमारा माल बड़ा पसंद है। मतलब कई क्लाइंट्स तो ऐसे थे, सर लेना है तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग वाला लेना है। ऐसे हमारे को काफी कॉल्स आए। मतलब हमारे ना ऐसे कट्टर फैन हो जाते हैं ना, जो माल देख के चले जाते हैं ना, मतलब उनको होता है बस इससे ऊपर हमारे लिए कोई चीज नहीं है। बस उनकी तो ये दुआ थी कि बस आप शुरू करो, माल आएगा तो प्रो अल्टीमेट का मैन्युफैक्चर्ड आएगा। तो डिलेज कुछ हुए, बस कैंसिल एक ही हुआ? कैंसिल एक हुआ और कैंसिल नहीं हुआ। तो अभिषेक सर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बैंक की तरफ से आपको क्या सपोर्ट थी उस टाइम पे, और बैंक ने क्या रिएक्ट किया? वैसे कुछ शायद मेरे को आइडिया, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ एक्चुअल में क्या सपोर्ट आपकी आई थी, क्योंकि मैं इसका जवाब नहीं दे पाया था। मैंने कहा सर से ही पूछवाएंगे कि बैंक ने आपको क्या सपोर्ट किया था। क्या बताऊं बैंक ने क्या सपोर्ट करा था। एक्चुअली होता क्या है, देखो मशीनरी के ऊपर ना लोन होता है। अब मशीन तो जल गई, अब बैंक ने जो लोन दिया हुआ है, बैंक को लगा कि हमारे पास कोई कोलेटरल तो है नहीं, मशीन ही तो, आप कार लेते हो तो कोलेटरल क्या है, कार है ना। आप अगर किस्त नहीं दोगे तो बैंक कार ले जाएगी। तो जब फैक्ट्री पे आप मशीन के ऊपर लोन लेते हो तो कोलेटरल क्या है, मशीन है। अब मशीन तो जल गई, तो बैंक को लगा अब तो ये लोग बर्बाद हो गए। सही बता रहा हूँ, जो लैंग्वेज हो सकता है बुरी लगे। हाँ, बैंक को लगा तो कंगाल हो गए, इनका तो माल जल गया सारा कुछ। और बैंक ने हमारे अकाउंट पे डेबिट फ्रीज लगा दिया। ओ, ऐसे टाइम पे? हाँ, डेबिट, ये ऐसा होता है, चीजें ना जले पे नमक छिड़का जाता है। जब आप ये ना रियलिटी बता रहा हूँ, चढ़ते सूरज को पूरी दुनिया सलाम करेगी। जब आप तक शाइन कर रहे हो ना, हर बंदा आपके साथ होगा, हर बंदा आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी होगा। हर बंदा कहेगा मेरे घर आओ, डिनर करो, शराब पीते हैं, ऐसे करते हैं, ओपनिंग करते हैं, फ्रेंचाइजी दे दो, ये दे दो। मुश्किल सिचुएशन में असली पहचान होगी आपकी, कौन आपके साथ है कौन नहीं है। बैंक तक नहीं साथ खड़ा होता भाई। जो ये बैंक वाले यहाँ पे फाइलें ले लेके बाहर खड़े होते थे ना, सर लोन ले लो, साइन कर दो, क्योंकि उनकी कमाई है। बैंक की कमाई क्या है, लोन से तो होती है ना, इंटरेस्ट से होती है। तो जब बैंक को हल्का सा शक हुआ ना, एकदम डेबिट फ्रीज मारा उन्होंने। मतलब डेबिट फ्रीज का मतलब है मैं उससे 1 रुपए की पेमेंट नहीं कर सकता, आज इतनी मर्जी जाए, क्रेडिट जितनी मर्जी हो जाए, क्लाइंट्स एडवांस डालते रहे, मैं यूज नहीं कर सकता। अब क्योंकि क्लाइंट को मालूम भी नहीं है यहाँ क्या हुआ, वो लोग पेमेंट डाल देंगे और सारी फंस रही होंगी, सब फंस गई। अब आप सोचो, किसी के यहाँ आग लग गई, अब उसको कवर अप करने के लिए पैसे चाहिए। राइट। मान लो उसके अकाउंट में 20 लाख 25 लाख जो पड़े हैं, वो उससे रॉ मटेरियल नया मंगाएगा, कुछ करेगा, कुछ तो काम शुरू करेगा ना।
इनसे बैंक ने तो उस पर फ्रीज ही लगा दिया कि अकाउंट आपसे सीज है। बैंक को ये लगा कि जो इनके अकाउंट में 25-30 लाख पड़े हैं ना, ये तो चलो हमारे हो गए ना। कि पर अपने उस टाइम पे ऐसे कह लो कि थोड़े से कह लो कि हाथ बन जाते हैं कि आप कुछ करना चाहें, मौके पे कोई सिचुएशन संभालना चाहें, ऑफ कोर्स ये बात है, पैसा हर एक कहीं लगता है, तो वो सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट होगी उससे। वो तो आप ये मान के चलो कि वी आर, ऊपर वाली कृपा से वी आर वेरी वेल कनेक्टेड। बैंक्स में हमारे लिंक हैं, बड़े पुराने रिलेशंस हैं, सारे बैंक मैनेजर्स जिम आते हैं, नोन है सब कुछ। बड़े सीनियर ऑफिशियल से कॉल कराई गई, मैं बैंक जाके सीनियर ऑफिशियल से मीटिंग करके आया, उनको बताया यार हमारा ये एक बिजनेस नहीं है, हमारे शोरूम्स हैं, हमारे जिम्स चलते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट चलता है। तो जाके उन्हें हौसला हुआ। मैंने कहा बाकी अकाउंट स्टेटमेंट भी देख लो, बाकी बैलेंस शीट भी देख लो, कंपनीज और भी हैं, सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। फिर जाके उनका हौसला आया, फिर जाके 24 घंटे में उन्होंने डेबिट फ्रीज हटाया। मतलब अगर कोई और पर्सन होता, अगर वो वेल कनेक्टेड ना होता या उसके अदर ऑप्शंस ना होते इनकम पे, वो तो बेचारा चारों तरफ से गया था। मतलब उसके लिए तो नॉर्थ से अगर सिस्टम खराब हुआ तो ईस्ट वेस्ट साउथ तो बाकी चीजों ने ब्लॉक कर देना था उसका। तो एक तो चलो आपने कॉल्स करवाई, उसके अलावा भी आपका कोई बैकअप प्लान था, इसको कैसे आपने सरवाइव किया? देखो बैकअप प्लान मैं हमेशा लेके चलता हूँ लाइफ में। ये चीज़ मुझे सिखाई कोविड ने, क्योंकि कोविड से पहले ना मैं जीरो सेविंग्स, जीरो फाइनेंस, मतलब इमरजेंसी फंड्स मेरे पास कुछ नहीं होते थे। कोविड से पहले तो मेरे को ये लगता था यार मेरे 8-9 जिम है, एक आधा बंद हो गया तो क्या हो गया, मेरे तो बाकी जिम तो चल रहे हैं ना। बंदा ऐसे ही सोचता है ना यार मेरे 8, अगर आज 8 जिम है तो लोग मुझे कहते थे तू बहुत जल्दी एक्सपैंड कर रहा है, बड़े जिम्स खोलता जा रहा है, तो अगर तेरे जिम, तू इतना रिस्क मत ले, जिम बंद हो गया तो क्या होगा। मैं कहता एक बंद हो जाएगा ना, 7 तो फिर भी खड़े हैं, 2 बंद हो जाएंगे, कंपटीशन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, 6 तो फिर भी खड़े हैं। अब कोविड के टाइम क्या हो, सारे इकट्ठे बंद हो गए। तो उस टाइम एहसास हुआ कि यार आपके पास इमरजेंसी फंडिंग का अरेंजमेंट, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तब आपके हाथ में क्या है, तब आपको कैसे स्टैंड होना है। तो वो चीज मेरे को पता थी। और इस टाइम मेरे पास इमरजेंसी फंड्स थे भाई साहब। मात्र 30 दिन में, 30 डेज के अंदर फैक्ट्री की प्रोडक्शन जो थी, हम तीनों ने मिलके एफर्ट करके फाइनेंस वगैरह सब अरेंज करके 30 दिन के अंदर उसी लेवल पे आके खड़ी करी। और उसमें ऊपर वाले का आशीर्वाद हमारे साथ था हमेशा। तो इस दौरान जब ये प्रोडक्शन बंद थी यहाँ पे, ये 30 डेज के बीच में काम तो रुका नहीं, ऑर्डर्स फिर भी जा रहे थे, तो उस टाइम पे आपने ये क्वालिटी कैसे मेंटेन की? क्योंकि जो मशीन्स हमारे पास है वो इजीली अवेलेबल नहीं है सब कहीं, उसको आपने कैसे प्रोडक्शन को बनाया, उसको कैसे करा आपने? तो जिस दिन आग लगी तो हमें पता ही लग गया था कि क्या क्या नुकसान हुआ है। तो 9:30 हमने वर्किंग स्टार्ट करी कि हम कैसे अपना बैक ऑन ट्रैक आएंगे। तो बैक ऑन ट्रैक आने के लिए हमने डिस्कशन करी, हमने तीनों ने भैया से ओवर दी कॉल, क्योंकि इनको पता लग गया था तब तक कि हाँ ऐसे ऐसे सिचुएशन हो गई है, क्योंकि उन्होंने कॉल कर दिया था। तो हमने क्या डिसाइड किया, हमारी लेज़र मशीन पूरी जल गई थी। तो सबसे पहला चैलेंज हमारे पास जो आने वाला था कि एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करेंगे लेज़र में। तो हमें ये पता लग गया था कि कहीं ना कहीं मेरे को आइडिया था कि क्योंकि सब लोगों से बात होती है, सिंपैथी कॉल्स आते हैं, सभी लोगों के आते हैं, तो ये पता लग गया था कि इंश्योरेंस वालों ने टाइम लगाना है, बहुत टाइम लगाना है। तो फर्स्ट थिंग वी डिड वाज कि मैंने लेज़र जो हमारी कंपनी है जहाँ से, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा जल्दी आओ मशीन जल गई है, तो इसका हमें सॉल्यूशन निकाल। तो वेरी फर्स्ट थिंग वी डिड वाज कि 10 बजे मैं आया, 11 बजे तक हमने नई लेज़र मशीन ऑर्डर कर दी थी। मात्र 1 घंटे में, 10 बजे फैक्ट्री खुली है और 1 घंटे में हमने 1 CR का ऑर्डर दे दिया ऐसी सिचुएशन में। और उसमें क्या हुआ, देखो कमाल की बात क्या है, चाहे पूरी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, अगर आपको ऊपर वाले पे विश्वास है ना तो भगवान आपका साथ देता है। लेज़र मशीन की वेटिंग 3 महीने की है और मैन्युफैक्चरर ने हमें इतना सपोर्ट करा, कहता है किसी और की रेडी पड़ी है, आपके साथ इमरजेंसी होगी, आप हमारे पुराने क्लाइंट हो, आपकी हम 3 दिन में रवाना कर रहे हैं। उस टाइम पे फिर मैन्युफैक्चरिंग करी कैसे? उस टाइम हमने क्या किया कि एक और यहाँ पर थोड़े दूसरे शहर में, लुधियाना में, एक किसी बंदे ने नई लेज़र मशीन परचेज़ करी थी, सेम जो हमारे पास थी, और वो उन्होंने परचेज़ करी थी जॉब वर्क के लिए, जो मतलब दूसरी कंपनीज़ का या दूसरी फैक्ट्रीज़ का जॉब वर्क करते हैं जिनकी लेज़र मशीन इन हाउस नहीं होती। तो हमने उनसे सेम डे जिस दिन आग लगी उनसे डील करी और उनसे रेट की नेगोशिएशन करी और हमने 1 महीने के लिए बुक कर ली कि भाई 1 महीना अब ये लेज़र मशीन हमारी हो गई है, दिन रात हमारा माल कटेगा यहाँ पे। तो वहाँ पर हमने अपने एम्प्लॉयज़ भेजे लुधियाना, हमारे एम्प्लॉयज़ वहाँ गए, ऑपरेटर जो यहाँ ऑलरेडी ट्रेंड थे उनको वहाँ पर रहने की फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी सारी प्रोवाइड करी। और तो रॉ मटेरियल यहाँ से गया, रॉ मटेरियल गया, लेबर गई, और जो माल यहाँ पर जो प्रोडक्ट यहाँ बनते थे या लेज़र मशीन पे जो भी करते थे, एज इट इज़ विद सेम एक्यूरेसी, सेम फिनिशिंग वहीं पर बनना शुरू हुआ। तो क्वालिटी आपने मेंटेन कर लिया एक ऑर्डर। तो फिर इसमें कॉस्टिंग का तो आपको बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा सिस्टम। कॉस्टिंग तो बट ऑब्वियस है कि नुकसान तो होना ही था। सॉरी, प्रॉफिट का तो हम सोच ही नहीं रहे थे ना, हम तो ये सोच रहे थे कि भाई इस टाइम चीजों को ट्रैक पे कैसे लाना है। प्रॉफिट तो बाद की बात है, प्रॉफिट क्या था, नुकसान इतना हो गया क्योंकि फैक्ट्री का प्रोसेस क्या होता है, फैक्ट्री को ना अगर चलती रहे तो सिस्टम सेट है,
अगर कुछ ब्रेकडाउन हो जाए, प्रोडक्शन रुक जाए, तो वो हॉल्ट नहीं होता, आप माइनस में जाना शुरू कर देते हो। फैक्ट्री का हिसाब ऐसा होता है। तो उस टाइम हम प्रॉफिट का तो सोच ही नहीं रहे थे, हम तो ये लग रहा था कि लाख 2 लाख जो भी बिल बनता है बने, बट माल बनना चाहिए। कस्टमर सर्विस फैक्ट्री का प्रोसेस ये है कि प्रोडक्शन नहीं रुकनी उस चाहिए। टाइम हमारा मेन मोटिव था कि रोटेशन नहीं डिस्टर्ब होना, जो चल रहा था वो एज इट इज बैक ऑन ट्रैक आए एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जैसे हम जल्दी। लोग कहते हैं कि हमारी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, उस टाइम पे भी यही ध्यान था कि कस्टमर सर्विस नहीं खराब होनी चाहिए, तब ये ना कैसे भी हो जाए। और एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, देखो हमारा ना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है पिछले 5 सालों का। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारे जितने भी सप्लायर थे, मतलब जहां से हमारा माल आता है, और उन सबको पता लग गया कि इनके साथ ऐसी ऐसी बात हो गई। हर एक सप्लायर ने हमें कहा कि 1 रुपए की आपने टेंशन नहीं लेनी, 1 रुपए का आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपको जितना रॉ मटेरियल का ऑर्डर चाहिए आप ऑर्डर दो, पेमेंट जब अरेंजमेंट होगी तब देना। मतलब ये भी देखो, मतलब अगर आप साफ नीयत से चलोगे ना लाइफ में, और किसी का पैसा नहीं मारोगे, और सबकी पेमेंट्स टाइमली करोगे, और एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखोगे, तो दुनिया ऐसे आपको सपोर्ट भी करती है। तो आपके एक चीज और मैं चलो जानना चाहूंगा, ये यहाँ का सिनेरियो हमने समझा भी क्या क्या यहाँ हुआ, ऑफिस के बारे में आपको क्या क्या पता लगा, वहाँ की सिचुएशन आपने कैसे देखी और कैसे आपको उसको आपने समझा कि इसको कैसे करा जाए। क्योंकि हम लोग को, हमने तो सुबह एक ब्रीफिंग करी, कुछ समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली सुबह सुबह कि करें क्या, किसको क्या बताएं। सारा स्टाफ ऐसे हो गया था जैसे लिटरली किसी की डेथ हो जाती तो माहौल नहीं खराब हो जाता है कि मतलब कैसे समझ नहीं आता, किसी से बात नहीं करता, तो कॉल्स पे कॉल, सबके फ़ोन बज रहे हैं, पूरी सेल्स टीम के फ़ोन बज रहे हैं इधर से उधर। क्योंकि धीरे धीरे कुछ कुछ जगहों पे खबर फैल गई थी 1-2 घंटे के बीच में ही सुबह, मतलब आई मीन वर्किंग आवर्स की बात कर रहा हूँ, 9-10 के आसपास, तो ये खबर फैलने लगी थी कि आग लगी, ऐसे नुकसान हुआ है। तो बड़ा एक माहौल ख़राब हो गया था एक बारी तो, क्योंकि आप नहीं थे। सबसे बड़ी बात होती है कि अभिषेक सर का ऑफिस में होना एक सबके लिए बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो किसी को कोई छोटी प्रॉब्लम भी होती है तो आपके पास पहले पहुँचता है, आप तो इंडिया में नहीं थे इस टाइम पे, तो एक बड़ी सिचुएशन खराब हो गई थी। तो आपको जब इसके बारे में बताया कि यहाँ पे ऐसा हो रहा, तब आपने उसका क्या सजेशन दिया था उस टाइम पे? देखो, सबसे पहले मेरा आदित्य से डिस्कशन हुआ, और मैंने आदित्य को बोला कि सबसे पहला काम क्या करना है, जितनी भी फैक्ट्री का स्टाफ, लेबर, सबको बुलाओ, ग्रुप में बुलाओ, और सबको एक अनाउंसमेंट करो पूरे कॉन्फिडेंस से कि जो हो गया हो गया, अब हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, किसी ने नहीं घबराना, जिसकी जो सैलरी बनती है टाइमली मिलेगी जिस दिन मिलती है, कि कोई नेगेटिव नहीं होगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रही, आग लग गई, या लेबर इधर चली जाए उधर चली जाए, कि हम किसी और फैक्ट्री में जॉब देखें। सबको डे 1 आदित्य ने क्लियर कर दिया था कि आपको 1% भी कोई टेंशन नहीं लेनी, टाइमली सैलरी मिलेगी, कि उनका हौसला बुलंद रहे। और मैं तो देखो आया 5 दिन बाद, और मैं 5 दिन बाद आया सीधा अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में, और वहां पे जाके मैंने देखा सबकी शक्लें लटकी पड़ी हैं, और सब ना घबराहट में बैठे हैं, मतलब सब ऐसे बैठे हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, कि पता नहीं आगे क्या होगा, फैक्ट्री चलेगी नहीं चलेगी, क्लाइंट्स को क्या जवाब दें, कैसे दें, क्या करें। तो मैंने आते ही सबसे पहले सबकी मीटिंग ली, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना कॉन्फिडेंस आपको 4 गुना ज़्यादा करना होता है। क्योंकि देखो पता क्या होता है, जब सब कुछ स्मूथ चल रहा है ना, जब सेल्स अच्छी हो रही है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, टारगेट सेल्स टीम के अचीव हो रहे हैं, तब तो सब हाई है मोटिवेशन। असली कॉन्फिडेंस का लेवल, असली माइंडसेट विपरीत परिस्थितियों में पता लगता है, कि जब टफ सिचुएशन है तब आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, तब आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कंधे गिर गए हैं, माइंडसेट ऐसे है कि आप खड़े हो, कोई चक्कर नहीं करके दिखाएंगे। तो सबके अंदर ना वो एटीट्यूड भरा। सबको ये बोला टेंशन नहीं लेनी, सबको मैंने आके बोला मात्र 15 से 20 दिन का डिले है, और सबके अंदर एक एनर्जी आ गई। तो मैंने सारे स्टाफ को ये बोला कि आपने बस 15-20 दिन का टाइम मांगना है, और वहां से सबके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। मैं कहा किसी का ऑर्डर कैंसिल नहीं होने देंगे, इंपोर्टेड चाहिए इंपोर्टेड दे देंगे, इंडियन चाहिए इंडियन दे देंगे, 15-20 दिन के अंदर सब कुछ सेटल। आदित्य भाई एक चीज और आप ये बताओ, क्लेम में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी करने में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है, सबको पता होनी चाहिए, कभी किसी को जरूरत पड़ जाए, क्या क्या आपको इश्यूज आए, वो आप मेरे को प्रैक्टिकली बताओ थोड़ा, क्या उसमें था? क्लेम्स में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब जिस दिन आग लगी उस दिन तो मैं इतना बिजी हो गया कि सर्वेयर्स भी आ रहे हैं, फिर पुलिस स्टेशन से भी कोई आ रहा है, फिर फायर डिपार्टमेंट से भी कोई आ रहा है। उस दिन तो सुबह 4 बजे से लेके शाम के 6 कब बजे वो पता ही नहीं लगा। तो इंश्योरेंस में मेन जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस वाले आपको कहीं नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने एक एक पेपर का, एक एक आपकी एंट्री का, एक एक बिल का उन्होंने हिसाब आपसे मांगना है। सारा पेपर वर्क, सबसे मेन चीज़ है पेपर वर्क, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एक एक बिल आपका फाइल्स में होना चाहिए, एज पर रिकॉर्ड्स, एज पर एक्चुअल्स होना चाहिए, तभी आप लोगों को क्लेम मिलने वाला है। अदरवाइज बहुत दिक्कतें आने वाली भाई हमारा सारा ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर था, सारे पेपर वर्क थे। उन्होंने ना एक एक बेरिंग के, अगर मान लो स्टॉक में लिखे है ना 1000 बेरिंग,
तो वो गिन के गए भाई 1000 बेरिंग जले हुए कहाँ पड़े हैं। और ये सब कुछ पूरा होने के बावजूद भी 30% क्लेम मिला, आप सोच लो। तो जिस बंदे ने कैश पे माल खरीदा हो, जिसके पास बिल ना हो, फाइल मेंटेन ना हो, उसको बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा फिर लास्ट में। तो अभिषेक सर एक बात बताओ, जैसे अभी हमने ये सारा डिस्कस करा, चलो हमारे पे तो ये चीज़ बीत गई, बट अभी इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या सजेशन देते हो कि ये ऐसा कुछ ना हो, अगर हो भी जाए तो मतलब इसको कैसे कंट्रोल करा जाए, या इसमें कैसे मिनिमम आपका इसमें नुकसान हो, इसके लिए आपका क्या कहना है? देखो, पहले तो मैं प्रार्थना करूंगा कि किसी के साथ भी ऐसा हादसा ना हो, है ना। और बट हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, है ना, सड़क पे चलते हुए भी हो जाते हैं। कोई हम देखते हैं सड़क पे बेचारा साइड पे फुटपाथ पे चल रहा है, गाड़ी आ गई, चढ़ गई, तो यार किस्मत की बात है, कभी कुछ भी हो सकता है। हम तो बस प्रिकॉशन ही ले सकते हैं, उतना तो सब ऊपर वाले के हाथ में है ना। प्रिकॉशन के लिए यार आप कोशिश करो। अब देखो, जो हमारी ऑडियंस है वो तो जिम ओनर है या ट्रेनर है ना, तो मैं उनके उस पर बात करूंगा कि जैसे जिम है ना आपका, तो जिम में आपके ना फायर नॉर्म्स, फायर का काम हो रखा, अगर फायर का काम नहीं हो रखा, सेफ्टी अलार्म नहीं लगे, तो एटलीस्ट हर कोने में 5-6 फायर एक्सटिंग्विशर जरूर लगा के रखो। मात्र यार 10,000 का खर्चा है, बट जब नुकसान हो जाता है ना, फिर पता ही आपको जीरो हो जाता है इंसान, है ना। फायर एक्सटिंग्विशर लगा के रखो, या जिम के बाहर कोई जगह है जो रेते वाली बाल्टियां होती हैं जिसमें फायर लिखा होता है, वो डाल के रखो, क्योंकि कई बार ना ट्रेनर के हाथ पैर फूल जाते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर चलेगा कैसे। बट ये तो सबको समझ में आता है कि आपके ना हाउसकीपिंग वाला लड़का भी मिट्टी की बाल्टी तो फेंक ही देगा, है ना। और क्या होता है कि कभी कभी पानी काम नहीं आता, क्योंकि कई बार क्या होता है आग लग जाती है और हम लाइटें ऑफ करनी भूल जाते हैं, मेन स्विच बाहर से बंद नहीं करते, तो करंट भी फैल सकता है पानी के साथ। बट रेता तो जल्दी काम आएगा, तो रेते की बाल्टी आप रख सकते हो। इंश्योरेंस करवा के रखो। अगर आपके जिम की वैल्यू 50 लाख है, 1 करोड़ है, मात्र यार 5 या 10 हज़ार रुपए का इंश्योरेंस होता है। तो चलो, मैं ये नहीं कहता कि आपको 100% वैल्यू मिल जाएगी, बट कुछ सपोर्ट तो हो जाएगी ना, आप जीरो नहीं होगे। तो ये चीज़ें प्रिकॉशन आप लेके चल सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपके जिम में एक सेकंड दरवाजा है, मेरा कहने का मतलब फायर एग्जिट, मतलब जिम में ना भीड़ होती है, एक टाइम में ना 40-50 कस्टमर होते हैं, तो क्या पता मेन दरवाजे के पास आग लग जाए, वहां से लोग भाग ही ना पाए, तो सेकंड एग्जिट जरूर हो। मान लो आपका जिम फर्स्ट फ्लोर पे है, तो बालकनी से वो एग्जिट कर जाएं, फ्रंट बालकनी, बैक साइड बालकनी, तो देखो कि सेकंड प्रोविजन वहां पे क्या हो सकती है इमरजेंसी सिचुएशन में एग्जिट करने के लिए। तो अभी सर एक मेरा आपसे सवाल था, जैसे आपने बताया था कि फायर नॉर्म्स होने चाहिए, इंश्योरेंस होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपने बताया था कि इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए आपके पास, एक जो एक मेन जो आपका एक फंड कह लो होता है उस टाइम के लिए। तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे कोई क्लाइंट है जिसका बजट कोई 15-20 लाख का बजट है, जिसका टोटल जिम का, उसने चलो 8-10 लाख की मशीनरी डाली है, 8-10 लाख उसने इंश्योरेंस इंटीरियर पे लगाया है, तो उसके पास शायद इतना फंडिंग ही नहीं होगा कि वो दोबारा से इसके बारे में सोचे कि मैं इंश्योरेंस करूँ, क्योंकि हो सकता है उस टाइम बंदा सोचता है कि मैं 10-20 हज़ार रुपये बचा लूँ, या मैं एटलीस्ट उतने की प्लेट टेम्पल ऐड करा लूँ या कुछ और ले लूँ, तो वो इंश्योरेंस के बारे में शायद उस टाइम पे नहीं सोच पाता होगा या एक्स्ट्रा फंड्स नहीं रख पाता होगा। तो उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हो, वो कैसे करें इस चीज़ को हैंडल? बड़ा अच्छा सवाल आपने करा, और ये ना बड़ा काम का सवाल है आप लोगों के लिए कि इमरजेंसी फंड्स कैसे अरेंज करने हैं। अब मैं बताता हूँ, देखो मान लो आज के टाइम में जो लड़का मेहनत कर रहा है ना, मान लो उसने 15-20 लाख की मशीनरी लगा रखी है और बड़ा दिल से जिम चला रहा है, 1.5-2 लाख रुपए कमाता है, ये चीज क्लियर होगी। अब मान लो एक लड़का है 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो महीने के 20-30 हज़ार रुपए सेव कर सकता है। पहली बात ये समझ में आ गई। तो जो भी आप मतलब आप इंजॉय करो अपनी लाइफ, अच्छे लाइफस्टाइल, क्योंकि आप पैसे कमा रहे हो, अपने इंजॉयमेंट के लिए कमा रहे हो, इंजॉय करो लाइफ को, अच्छे कपड़े पहनो, घूमो फिरो, इंजॉय करो फैमिली के साथ, बट महीने की 20-30 हज़ार रुपए की सेविंग्स, ये मेरी सलाह है, पर्सनल सलाह है, जो मैं करता था। म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करो। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या फायदा होगा, वो ना एक किस्त कटती है आपकी, तो आपको लगता है यार ये मेरी किस्त ना जानी है, और वो आपने ना छेड़ दी नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि मेरा दिल कर रहा है मोटरसाइकिल खरीद लूं, तो आपने वो एमरजेंसी के लिए हमेशा यूज करो। एमरजेंसी 10-20 साल पड़ी रहे, एमरजेंसी में जाते रहे। अगर पैसे हो भी गए तो लग्जरी की तरफ पहले ना बढ़े। हाँ, आजकल यार मेन जनता गलती ये करती है, एक ट्रेनर जब 50-60 हज़ार कमाने लगता है, सबसे पहले किस्तों पे आईफोन ले लेता है। तो मैंने यार अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं करा। मैं आज अगर अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, अच्छा मोबाइल रख रहा हूँ, अच्छी गाड़ी में घूम रहा हूँ, तो मैंने पहले यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ जिस सिचुएशन पे हूँ। मैंने इनिशियल स्टेज पे फालतू खर्चे नहीं करे अपनी लाइफ में, और कुछ पहुंचने के बाद इनकम मेरी 4 गुना 5 गुना जब हो गई, फिर जाके मैंने इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया, ब्रांड्स की तरफ या इन चीज़ों की तरफ। तो आपने भी ऐसे करना है, महीने का 20-30 हज़ार रुपये म्यूचुअल फंड में निकाल लो, क्योंकि उसमें ना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। मतलब आप ये मान के चलो कि 15% इंटरेस्ट मिलता रहेगा उसमें आपको एवरेज, क्योंकि मुझे भी मिला इतना, तो वो आपके एक इमरजेंसी फंड में काम आएगी चीज। दूसरा मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जब आप जिम खोलोगे, अपने जिम का एक करंट अकाउंट बनाओगे और आप एक कार्ड स्वैपिंग मशीन भी रखोगे, करंट अकाउंट में पेमेंट जाएगी, तो जब आपका जिम 6 महीने 1 साल चल जाएगा, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है,
उस बैंक से संपर्क करके अपने करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन के बेस पे आपको बैंक के कैश क्रेडिट लिमिट बना देगा इमरजेंसी के लिए 10-20 लाख रुपए, वो जितनी भी है। और जब आप यूज करोगे उतना उस पर इंटरेस्ट पड़ेगा, उतने दिन के लिए पड़ेगा। मान लो कोई ऐसी आपकी ट्रांजैक्शन अच्छी है, करंट अकाउंट में आपके हर महीने 5-6 लाख रुपए आ रहे हैं और साल के 50-60 लाख रुपए आ रहे हैं, तो आपके टर्नओवर के बेस पे एक लिमिट सेट हो जाती है। मान लो आपका साल का 50 लाख का टर्नओवर है आपके जिम का, जो आपके अकाउंट में आ रहा है, तो बैंक क्या करता है, आपको तकरीबन 15-20 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की आपको इमरजेंसी कैश क्रेडिट लिमिट दे देगा। और वो जब आप यूज करोगे तब उस पर इंटरेस्ट लगेगा आपको, और जब आप वापस कर दोगे इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए मैंने चीज बताई है कि कभी ऐसे, भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आ गई, तो आप इस चीज को कवर अप कर लोगे अगर आपके पास सेविंग्स हुई और आपके पास बैंक की कैश क्रेडिट लिमिट हुई। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं एंड में आपसे पूछना चाहूंगा, आपने ऐसे बताया था कि फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, फायर एग्जिट होनी चाहिए, ये सारे नॉर्म्स आपके क्लियर होने चाहिए। इसी के साथ साथ ट्रेनिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल आप समझते हैं कि स्टाफ की ट्रेनिंग को लेके, फायर फाइटिंग को लेके, तो इसका क्या रोल या रहा उस टाइम पे, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? इसके लिए ना मैं एक ही बात कहूंगा यार, जब आप फायर एक्सटिंग्विशर खरीदोगे ना अपने जिम के लिए, तो वो जो सेल करने के लिए आते हैं फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी वाले, वो ना ट्रेनिंग भी देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो जिस दिन वो ट्रेनिंग देने आए ना, अपने जिम का सारा स्टाफ इकट्ठा कर लो, ट्रेनर्स, हाउसकीपिंग वाले, सेल्स स्टाफ, आप खुद खड़े होकर ट्रेनिंग लो कि किस सिचुएशन में कैसे फायर को टैकल करना है, फायर एक्सटिंग्विशर चलाना कैसे है, किस पॉइंट पे मारना है, क्या उसकी पोजीशन होनी चाहिए, और फायर एक्सटिंग्विशर ऐसी जगह पे रखने हैं कि कभी कोई सिचुएशन आ जाए आप उसे एक्सेस कर सको। एक्सेसिबल ऐसी जगह ना रख दो वहां तक पहुंच ही ना पाओ। मतलब एंट्री भी होना चाहिए, ऐसा हाँ, नहीं कि वो अंदर रखा होगा, कम से कम 2 सिलेंडर तो सीढ़ियों पे या एंट्री पे हो, कि बंदा बाहर से अंदर आए तो एक्सटिंग्विशर उठा के ले आए। एंट्री एग्जिट पे होना चाहिए। हाँ, ऐसी चीज जगह होनी चाहिए, तो उससे ना काफी हद तक आप कंट्रोल कर लोगे। इंसिडेंस हुआ, जैसे उन्होंने बताया था कि वो अंदर तो चला गया, लेकिन अगर उसको शायद ट्रेनिंग होती है, वो चला पाता तो शायद वो कंट्रोल कर लेता आपको उस टाइम। ट्रेनिंग तो उसको थी बट वो बेचारा नर्वस हो गया, उसके हाथ पैर फूल तो गए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, नर्वस भी नहीं होना है। हाँ यार, ये ना पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। हाँ, मे भी शायद सिचुएशन उस टाइम पे, क्योंकि इतनी बड़ी आग को देख के कोई भी ज्यादा थी आग ना, ज्यादा थी, फायर एक्सटिंग्विशर कुछ ना कर पाते। राइट आग, क्योंकि ज्यादा चीजें होने की वजह से, ज्यादा बड़ी जगह होने की वजह से आग भी उस लेवल की थी। ठीक है, तो काफ़ी हद तक मेरे सवालों के जवाब तो आपने दे दी, और मेरे को भी आज डेप्थ में पता लगा एक्चुअल में कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी और किस चीज़ों से होके निकले। और उम्मीद है आप लोगों को भी कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिला होगा जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं फ्यूचर में। तो बाकी सर, आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहें तो आप प्लीज़ कोई मैसेज देना चाहें इसके रिगार्डिंग। और अगले किसी और एपिसोड्स में मेरे पास आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पे आए हुए हैं, उनके जवाब भी हम देंगे, और आप अपने क्वेश्चन अभी भी हमें वीडियो में भेज सकते हैं, तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में उनके जवाब भी हम देंगे। तो अभिषेक सर, ओवर टू यू। जैसे आप हमेशा वीडियो खत्म करते हैं अपने अंदाज में, सर वो वाला करके दिखाओ एक बार। अंदाज हमेशा रहेगा मेरा, देखो मोटिवेटिंग ही। देखो, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि यार, सिचुएशन जिंदगी उतार चढ़ाव का रास्ता है, और हर बंदे की लाइफ में ना कोई सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन आएगी, या आ चुकी है, या आ रही होगी, या आने वाली है। पहली चीज, कभी भी पैनिक नहीं करना, और हमेशा कोई भी सिचुएशन हो, मेरा एटीट्यूड हमेशा ऐसा ही रहा है कि सिचुएशन को काउंटर अटैक करो, इतना मजबूत कर लो कि वापस उसको इतना पलटवार करो, इतना देखो, या तो बंदा ऐसे बैठ जाए, यार मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं घर पे बैठ जाए बस रोता रहे, या तो ये, या खड़ा हो जाए कि नहीं, इस चीज को मैं कवर अप करूंगा, आज के बाद कभी ऐसा मेरी फैक्ट्री में नहीं होगा। और हमने जो डिसीजन लिया उसके बाद, मतलब जो मैंने बताया ना, काउंटर अटैक फिर ऐसा करा, और मैंने आदित्य से, अमित से डिस्कस करा, मैं कहा अब इस फैक्ट्री में हम 6 महीने से ऊपर काम नहीं करेंगे। 6 महीने बाद हमने 10 गुना बड़ी फैक्ट्री फाइनल कर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी कि पूरे इंडिया से जो क्लाइंट आएंगे। तो ये मतलब करंट सिचुएशन अब ये है, करंट सिचुएशन अब ये है। बिजनेस और फैक्ट्री करंट सिचुएशन क्या, थोड़ा सा अब बता ही दो। बिजनेस आप लोगों की दया से, ऊपर वाले कृपा से, आप लोगों के प्यार से बहुत अच्छा है। ऑर्डर्स मेरे पास आज भी उतनी है जितने पहले थे, उल्टा ग्रो कर रहे हैं। और फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री 10 गुना बड़ी, अपनी जगह, अपनी खुद की जगह, अपनी नई जगह ले ली हमने, और 10 गुना बड़ी फैक्ट्री और सारा रोबोटिक प्लांट, मजा आ जाएगा काम करने का। तो मतलब इंपोर्टेड और हमारे में बिल्कुल भी फर्क नहीं रह जाएगा अब तो। वो तो आज भी नहीं है, आज भी नहीं है वैसे तो, वो तो आज भी नहीं है, वो तो आपकी सोच पे डिपेंड है। वो तो जिसने सोच बना रखी है ना, इंपोर्टेड। अब मान लो यार, टाटा महिंद्रा जितनी मर्जी बढ़िया गाड़ी बना ले, अब जिसने यही सोच रखा है ना कि ये तो इंडियन ब्रांड है, इनकी गाड़ी तो मजेदार होगी नहीं, जो होंडा में दम है वो ज्यादा अच्छी है, तो उसका माइंडसेट आप जल्दी से चेंज नहीं कर सकते। जैसे आज भी कुछ क्लाइंट्स आते हैं तो जब वो मशीन्स देखते हैं वो खुद ही डिफरेंस नहीं बता पाते कि ये, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाली इंपोर्टेड है, ये इंडियन है। देखो, मैं आपको बताता हूँ ये हमें कैसे पता लगा। ये ना, हमने जब पूरे इंडिया में टेक्नीशियंस हायर करे, तो जो उसमें से कई टेक्नीशियन नए थे, साउथ में नए थे, और उन्होंने जब हमारा माल फिट करा,
उनसे मैं फीडबैक आया कि सर आप लोगों का जो माल है वो तो बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत सॉलिड है। तो वहां से हमें कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि टेक्नीशियन को तो बहुत एक्सपीरियंस है ना, Right. वो तो बहुत टाइम से मशीन्स को फिट कर रहा है। तो उसने बोला, क्योंकि वो इम्पोर्टेड भी फिट कर चुका है, क्योंकि चाइना में, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, चाइना का माल बहुत अच्छा है, आप लोग लो, हम भी बेचते हैं, पूरी सब लोग बेच रहे हैं, बहुत अच्छा माल होता है। बट वो पता क्या करते हैं, वो चीज़ बड़ी खूबसूरत बनाते हैं, बट कॉस्टिंग डाउन करने के लिए अंदर ऐसी ऐसी चीज़ों में वो कॉस्ट कटिंग करते हैं जो कि पता नहीं लगती। और हम बढ़िया से बढ़िया माल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वी बीइंग मैन्युफैक्चरर हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे हमारा माल हल्का निकले। ये फर्क है। राइट। वो खूबसूरत बहुत लगता है और अंदर क्या है वो जल्दी से पता नहीं लगता। ये हमेशा डिफरेंस रहेगा। राइट। मेरे ख्याल से आज का टॉपिक यहीं खत्म करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर आपके सवालों के जवाब देंगे। आप कमेंट्स जरूर हमें करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, आप लोग का प्यार हमारे साथ बना हुआ है, पर हमारे को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी पहली बार देख रहा है, आप लिख भी सकते हैं आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, और हमारी टीम जरूर आपके कमेंट्स पढ़ती है और हम लोग रिप्लाई जरूर करते हैं। और हमारे साथ आप बने रहें। So thank you so much guys for watching this video. Signing off from Ultimate Gym Solution. This is Abhishek with Aditya, Amish and Daniel. Goodbye.